Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सेट नंबर 2 है, जो कि आपके इसमें एमसीक्यूज टीसीएस ने पूछे हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स वगैरह में पिछले 1 से 2 साल में। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ ये एमसीक्यूज, जैसे कि पहले बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी करेंगे, देन डिमांड एंड सप्लाई करेंगे, देन सारे जो मैंने आपको टॉपिक बताए हुए थे स्टार्टिंग की इंट्रो क्लास में, तो ये सब यहाँ पे कर रहे होंगे विद इसकी जो आपकी डिटेल्ड थ्योरी होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे आपको काफी सारी चीजें जो है क्रक्स में देखने को मिल जाएंगी। तो देखो, अच्छा ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, इसमें आपको डीएफसीसीएल का जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो एक मॉक टेस्ट है वो फ्री आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जाके आप उस फ्री मॉक टेस्ट को क्या करोगे, अटेम्प्ट करके आओ। और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है, आपको उसमें अपने मार्क्स वगैरह से लेना देना नहीं है, उसमें आपको ये देखना है आप किन चीजों पे कितना टाइम लगा रहे हो। अगर मैथ में क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस सेक्शन में आप लेक कर रहे हो, देन आपका रीजनिंग हो गया, ऐसे ही आपका जीएस हो गया, फिर आपका सीआरएम हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो किस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए हो, लैंग्वेज नहीं समझ पाए हो, तो क्यों नहीं समझ पाए हो उसको, आपने क्या चीजें रिलेट नहीं हो रही है, क्या रिलेट हो रही है, तो ये सब समझना होता है। यानी कि आपका उसमें मार्क्स मैटर नहीं करते, जो चीज मैटर करती है वो होती है एनालिसिस। ठीक है, तो उसका आप एनालिसिस करना अच्छे से अराउंड 2 आवर तक। और आवर्स मैटर नहीं करते। एनालिसिस का मतलब है आपका एक एक क्वेश्चन की आपने डिस्क्रिप्शन देखा, कुछ आपको डाउट हुआ तो आपने उसको समझा, नहीं आया समझ में तो मुझे आप एक बार डाउट में पूछ लेना। तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, ये करो, और ये फ्रीली अवेलेबल है, आप जहां से जो भी फ्री चीज मिले ना उसको बिल्कुल निपटा ही दिया करो। ठीक है, तो ये है, जाके कर लेना एक बार अटेम्प्ट, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमने 19 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज का आपका 20th क्वेश्चन है, और हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो टेंशन मत लेना। पहला वाला क्वेश्चन है कि जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है वो क्या होती है। मिक्स्ड का मतलब है यहाँ पे मिश्रित। अब मैंने आपको पिछली वाली क्लास में समझाया हुआ था क्या होती है, देखो वही क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन आपका टीसीएस ने पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है आपसे पहले वाले में, प्रेजेंस ऑफ सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब देखो, यहाँ पे आपको हो सकता है पता हो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, लेकिन आप ऑप्शन में अगर आप नहीं समझ पाओगे ना, लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे, तो कोई फायदा नहीं, आप गलत करके आ जाओगे, है ना। तो लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपका प्रेजेंस ऑफ सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपका जो निर्वाह होता है। ठीक है ना, क्या होता है, निर्वाह। निर्वाह और व्यवसायिक खेती, निर्वाह और व्यवसायिक खेती का वहां पे क्या होना, प्रेजेंट होना, यानी कि उपस्थिति। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या ये होती है। दूसरा ऑप्शन है को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज, यानी कि जो आपके पारंपरिक हैं, ये ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, और मॉडर्न का मतलब होता है आपका आधुनिक। ठीक है ना, तो पारंपरिक और आधुनिक जो आपके उद्योग हैं इनका सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सह अस्तित्व। देन बोल रहे हैं सेकंड सी ऑप्शन में, मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स अलोकेशन कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट्स। फ्री मार्केट्स का मतलब होता है मुक्त बाजार। तो बोल रहा है कि जो मुक्त बाजार है वो साथ में, यानी कि उनका सह अस्तित्व हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, आपका जो सरकार का हस्तक्षेप है उसके साथ। यानी कि जो आपके फ्री मार्केट्स, मुक्त बाजार में जो भी रिसोर्सेस मिल रहे हैं, कॉमर्स मिल रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो सब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के साथ हो। डी है आपका प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपका घरेलू और विदेशी निवेश होता है उसकी उपस्थिति हो। क्लियर है, तो ये चीज है। बताओ मिक्स्ड इकोनॉमी पहले होता क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है आपका, ये याद रखना हमेशा, यहाँ पे क्या हो, कैपिटलिज्म। क्या होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म प्लस का आपका सोशलिज्म। यानी कि यहाँ पे आपका कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनीज होंगी, साथ में आपका उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा। ठीक है, एक डेफिनेशन आपकी ये होती है, प्राइवेट प्लस आपका क्या, गवर्नमेंट। आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, इंटरवीन कर रही होगी, कुछ ना कुछ उसने एक्ट बनाए होंगे या फिर कुछ ना कुछ लॉज बनाए होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, आपका हस्तक्षेप करती है। इसको बोला जाता है क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि गवर्नमेंट और जो आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप की कंपनीज क्या करेंगी, को एग्जिस्ट करेंगी। अच्छा, अब इसका मतलब समझना, ये एक बड़ा ही अच्छा टर्म इन्होंने दिया है, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है, ध्यान से लिखो, इसको अलग से पूछा भी गया है। फ्री मार्केट, क्लियर है, किसकी बात कर रहे हैं, फ्री मार्केट की। सबसे पहली बात, फ्री मार्केट को हम एक और नाम से इसको जाना जाता है, इसको बोलते हैं लाइजेस। क्या बोलते हैं भाई, लाइजेस फेयर कैपिटलिज्म। ठीक है ना, लाइजेस फेयर कैपिटलिज्म। तो ये हो गया। अब देखो, बेसिकली अगर हम फ्री मार्केट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है आपका, एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, तो इट इज एन, ठीक है ना, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम ये क्या होता है, एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है इन विच द प्राइस ऑफ गुड्स, इन विच द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, इज अफेक्टेड बाई, इज
अफेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ध्यान देना, ये जो वर्ड है ना फ्री मार्केट, ये अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। अफेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। रादर देन कंट्रोल्ड बाय, रादर देन कंट्रोल्ड बाय क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट, ठीक है ना, रादर देन कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, जो फ्री मार्केट्स होते हैं वो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर कि जो आपका गुड्स और सर्विसेज की प्राइसिंग है वो अफेक्ट करे सीधा डिमांड और सप्लाई से। यानी कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एमएसपीज लगा रखे हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा रखा है। अलग अलग यहाँ पे आपको मैंने कल एक्ट के बारे में बताया, तो अलग अलग एक्ट हैं, प्राइसिंग को लेके एक्ट है। तो जहां पर क्या हो, आपका डिमांड आ रही है, सप्लाई पूरी करनी है, बस ये वाले काम से आपका क्या हो रहा है। सपोज करो कहीं पे आपका सप्लाई कम हो गई, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसकी प्राइसिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। कहीं पे डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग नीचे चली जाएगी। इसमें इन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। जबकि क्या होता है, आप किसी भी इकोनॉमी में देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में देखोगे ना, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता ही है। अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा ना, तो मार्केट की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्योंकि आपका क्या होगा कि अभी एक कंट्री में क्या हुआ, एक बार मुझे उस कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें क्या कंडीशन आ गई, बर्गर खरीदने के लिए भी आपको बैग भर भर के पैसा ले जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई थी उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी। उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था, गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन का इंटरवेंशन नहीं था। तो इसको बोला जाता है फ्री मार्केट। इतनी सी बात क्लियर है क्या? इसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइजर्स फेयर कैपिटलिज्म इसको बोला जाता है। क्लियर है? फटाफट से बोलो हाँ, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर आपका गवर्नमेंट प्लस का क्या हो जाए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो किसी भी फ्री मार्केट में। यानी कि कोई भी फ्री मार्केट है, इसमें जब भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंक्लूडेड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगी। क्लियर है? वैसे अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम सिंगापुर की बात करते हैं, तो सिंगापुर में क्या है बेसिकली आपका, हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। बिकॉज यहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म है, थोड़ा सा ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो एक काइंड ऑफ है, बट कहीं भी फ्री आपको मार्केट नहीं देखने को मिलेगा। खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय आर्थिक, ये है टर्शरी का मतलब क्या होता है, तृतीय। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, आर्थिक, और एक्टिविटी गतिविधि। तो निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फार्मिंग, ट्रेडिंग, हंटिंग या वीविंग। अब देखो फार्मिंग की बात करेंगे तो फार्मिंग आपको पता है ये प्राइमरी होता है। क्या होता है आपका फार्मिंग प्राइमरी। देन ट्रेडिंग को अभी छोड़ते हैं, हंटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, किसी को भी आप हंट करोगे, क्या होता है बेसिकली आप खाना लेने जा रहे हो, अपना फूड लेने जा रहे हो। हंटिंग में क्या किया हमने, रॉ जो मटेरियल अपना जैसे कि हंटिंग में क्या होता है बेसिकली, आपने किसी जानवर को मारा। जैसे आप अगर माइनिंग करोगे तो उसमें आप किसी रॉ मटेरियल को निकालोगे, ठीक है। फार्मिंग में आप यहाँ पे वेजिटेबल्स को निकाल रहे हो या फिर अपने खाने के लिए अलग अलग फसलों को उगा रहे हो। तो ये सभी किस में आते हैं, रॉ मटेरियल्स में आते हैं। वीविंग कर रहे हो आप, वीविंग बताओ किस में आना चाहिए। तो ये होती है आपकी सेकेंडरी, क्योंकि वीविंग करके आप क्या कर रहे हो, एक फाइनल प्रोडक्ट लाके दे रहे हो। और जो फाइनल प्रोडक्ट जहां पे हमें निकलता है रॉ मटेरियल को यूज करके, वीविंग का मतलब क्या है, हम कोई धागा यूज करेंगे और उसको हम बुन के, एक अगर हम स्वेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वूल का, ऊन का यूज करके कोई स्वेटर तैयार कर देंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट निकाल के देते हैं। तो ये क्या होगा, आपका सेकेंडरी एक्टिविटी होगा। तो ऐसे पहचानना सीखो, बिकॉज एग्जाम्पल अलग अलग आएंगे। अब जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं तो ट्रेडिंग आपका क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ सर्विस ही तो होती है। तो जो भी सर्विसिंग वाले सेक्टर है वो किसमें आते हैं, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। क्लियर है? तो ट्रेडिंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। और क्या टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो आपका ट्रांसपोर्ट है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ट्रांसपोर्ट क्या है, तो टर्शरी हो जाएगा, ठीक है। देन आपका टर्शरी में फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस हो गए, सर्विसेज हो गए, तो ये सारे के सारे आपके किसमें आएंगे, टर्शरी में। खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी whose 50% और मोर प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम द डैश सेक्टर। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है उसके हिसाब से जो परिभाषा है वो किस अर्थव्यवस्था के हिसाब से या फिर किस सेक्टर के रूप में है, जिसमें कि जो 50%, ठीक है ना, क्या है आपका 50% या उससे अधिक उत्पादक वैल्यू, ठीक है। यानी ये प्रोड्यूस का मतलब, प्रोड्यूस वैल्यू का मतलब होता है उत्पादक मूल्य, ठीक है ना, उत्पादक मूल्य किस क्षेत्र से आता है। तो यहाँ पे बैंकिंग आपका हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा या प्राइमरी हो जाएगा। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपका जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आपका किस टाइप की इकोनॉमी में आएगी, यानी कि उसका जो प्रोड्यूस वैल्यू है वो कहां से आता है।
तो इंडस्ट्रियल वैल्यू का इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का मतलब क्या है, क्या समझ में आता है आपको यहाँ से? तो ये वो इकोनॉमी होती है जहां पर आपका क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसे लिख लो, एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या होती है? एन इकोनॉमी दैट इज सेंटर्ड अराउंड, दैट इज सेंटर्ड अराउंड, जो कि सेंटर्ड अराउंड होती है किसके? द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल, द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब तो अब सारे लोग समझते होंगे, ठीक है ना, मार्केटिंग में बहुत अच्छे से समझा है। टेंजिबल यानी कि जिसको आप टच कर सको, ठीक है ना, टेंजिबल फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे हम सर्विसेज की बात नहीं करते, ऐसे फिनिश्ड गुड्स जिनको आप टच कर सको। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, एंड क्या हो जाएगा आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली आप जहां पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होगे, कुछ बना रहे होगे, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बताओ वो कौन सा सेक्टर होता है जहां पे आपको अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा? तो भाई वो तो सेकेंडरी होता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। और ये जो बैंकिंग दे रखा है ना, बैंकिंग और टर्शरी दोनों एक ही बात है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही अपने आप में कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो एग्जाम में। और प्राइमरी होगा नहीं, बिकॉज प्राइमरी में तो हम रॉ वाले को एक्सट्रैक्ट करते थे, तो आप इसे ऐसे अगर एलिमिनेट कर देते तब भी आप यहाँ पे पहुंच सकते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमसे देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्या बोला जा रहा है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज द अदर नेम ऑफ विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच को बोला जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी? अगर आपको यहाँ पे मैंने जो कल इसके पिछले वाले सेट 1 में मैंने आपको बताया था कि जॉन मेनार्ड कीन्स की कौन सी बुक लिखी गई है इंपॉर्टेंट वाली, वो अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। अपने पास ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो। तो जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही दूसरा नाम है, याद रखना ये चीज। अब मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ। जब भी आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड आएगा ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आपसे वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहा होगा, ठीक है ना। किसकी बात करेगा? इंडिविजुअल मार्केट, यानी कि आपका कोई एक मार्केट होगा पर्टिकुलर, या फिर आपका क्या होगा? इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड देखने को मिलेगा आपको, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। कोई भी आपका वस्तु है उसके ऊपर अगर प्राइसिंग का इफेक्ट आता है तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इंडिविजुअल आपका लेबर मार्केट हो गया, इंडिविजुअल लेबर मार्केट हो गया, ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइप के जो इंडिविजुअल मार्केट्स होते हैं वो सभी हो जाएंगे। सप्लाई ऑफ गुड हो जाएगा, ठीक है ना। सप्लाई एंड डिमांड, ये जो कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई एंड डिमांड का, याद रखना ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो भी इंडिविजुअल बिजनेस है किसी का, या फिर यहाँ पे किसी के बिजनेस डिसीजंस हो गए, इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, ये सब चीजों की स्टडी की जाती है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। की कोई एक पर्टिकुलर मार्केट है तो उसमें इकोनॉमी का फ्लो कैसे हो रहा है, सप्लाई और डिमांड कैसी है। लेकिन जब भी आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड मिलेगा, इसका मतलब है आप वहां पे क्या कर रहे हो? जीडीपी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। जीडीपी आप किसके थ्रू निकालोगे? यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, आपकी नेशनल इनकम हो गई, ठीक है ना, आपका क्या हो गया? जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया। यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हो? अगर हम किसी कंट्री के लेवल पे बात करें कि किसी कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है, तो ये भी लिख लो यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। तो ये सभी की सभी जो चीजें होती है ना, यानी कि इंडिविजुअल स्तर से हटके एक पूरे के पूरे कंट्री का जीडीपी कितना है, इसका नेशनल इनकम कितना है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये सभी चीजें आपका किसके थ्रू देखी जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू देखी जाती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का कहीं कहीं क्या होता है, कंट्रीज में इन्फ्लेशन का इश्यू आ गया, आपका डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और डिफ्लेशन जो है इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अगर आ जाएगा तो इसको सॉल्व हम किसके थ्रू करेंगे? तो ये वाला जो सॉल्व करने के लिए हमें टैक्टिक्स उठानी होती है, मेजर्स उठाने होते हैं, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, ठीक है ना। राइजिंग प्राइस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, तो यहाँ पे इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे किसके अंदर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि हम यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे बात कर रहे होते हैं जितनी भी चीजों की करेंगे। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो गया, या फिर आपका लेबर हो गया, देखो आपने इंडिविजुअल लेबर मार्केट लिख लिया, यहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर्स लिख सकते हो। तो जो ये सब चीजें होती हैं आपका कोई इंडिविजुअल लेवल पे, किसी एक छोटे से मार्केट की लेवल पे, तो वो सब किसके अंदर देखा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना अच्छे से? इसको हमेशा याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्शन से डील कौन करेगा, प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो गया, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आपका क्या करता है? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से डील करता है। तो ये भी लिख लो, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, बिकॉज यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं?
सप्लाई, डिमांड, सप्लाई। सप्लाई कैसे होगी? जब किसी का प्रोडक्शन होगा, किसी चीज को बनाओगे, आपका डिमांड कैसे पूरी डिमांड हो रही है, यानी कि आपका उसका कंजम्पशन किया जाएगा। तो सप्लाई और डिमांड का ही यहाँ पे एक फैक्टर है कंजम्पशन और आपका प्रोडक्शन, ठीक है, याद रखना। इकोनॉमिक आपका प्राइसिंग होगी, ठीक है, प्राइसिंग किसके अंदर आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। तो ये सभी जो टर्म्स हैं अलग अलग करके आपसे पूछे जाएंगे कि ये किस में आता है, ये किस में आता है। तो आपके ये समझ लो कि कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि जनरल प्राइस लेवल हो गया, मनी लेवल पे बात करनी है, तो वो कहाँ पर किस लेवल पे की जाएगी? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाएगी, ठीक है। मार्केट के सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो किस में की जाएगी? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको अब क्लैरिफाइड हो गई होंगी। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इनको आप सब पॉइंट्स लिख लो जो भी है। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, चलो कमेंट करके बताओ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? और मैक्रो एंड माइक्रो टर्म किसने दिया? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर्स एंड फर्म्स। अब देखो वही चीज निकल के आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, कौन सा डिफाइन किया जाता है एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे किसकी? इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? जो व्यक्तिगत लेवल पे, ठीक है ना, यानी कि व्यक्तिगत लेवल पे निर्णय लेना, या फिर आपका कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, रिसोर्स ओनर्स होते हैं, छोटी फर्म्स होती हैं। तो ये सब फर्म्स होती हैं बेसिकली, छोटी या बड़ी कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये किसके अंदर आता है? तो ये सभी आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बात समझ में आ गई है क्या? तो जहां भी आपसे इंडिविजुअलिटी की बात की जाएगी, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया, कंज्यूमर्स हो गए, रिसोर्स ओनर्स हो गए, फर्म्स हो गई, तो ये सभी किसमें आती हैं? हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बिकॉज फर्म्स क्या कर रही होंगी? आपका यहाँ पे सप्लाई दे रही होंगी, यानी कि प्रोडक्शन कर रही होंगी, और ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो किसमें आती हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। क्लियर है क्या? फटाफट से हाँ बोलो। ये दोनों क्या है? आपकी इकोनॉमी की ब्रांच है, यानी कि जो छोटे छोटे लेवल पे बात करेगा, इंडिविजुअल्स को उठा के बात करेगा, वो माइक्रो हो जाएगा। जो बड़े लेवल पे बात करेगा, एक कंट्री की बात करने लग जाएगा, एक पूरा एक मनी मार्केट की बात करने लगेगा, है ना, बड़े लेवल पे बात करेगा, सेगमेंट ऑफ मार्केट्स की बात करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या? फटाफट से हाँ बोलिए, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसको हिंदी में माइक्रो को सूक्ष्म बोला जाता है, मैक्रो को बृहत बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये तो पता ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25th क्वेश्चन देखो, द कंसेप्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? जो आपका वेजेस का कॉन्सेप्ट हो गया, रेंट का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कौन सी इकोनॉमिक्स की ब्रांच में आपको देखने को मिलता है। बताओ भाई, एक बार आप आंसर करो खुद से, क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? वेजेस की, रेंट की, इंटरेस्ट की। एक इंडिविजुअल लेवल पे आपकी वेजेस दी जाती है, इंटरेस्ट इंडिविजुअल लेवल पे दिया जाता है, प्रॉफिट होता है इंडिविजुअल लेवल पे होता है। तो ये सब किस में आएगा? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहा होता है। अब ये वही चीज है जो मैंने आपको ऊपर इंडिविजुअल लेबर मार्केट लिखाया था, उसमें आपके वेजेस हो जाते हैं, रेंट हो जाता है। देन इंटरेस्ट और प्रॉफिट का मतलब इसके लिए आपका ये क्या अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, अफेक्ट वाला जो पॉइंट लिखाया था वो सब है। क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कैटेगराइज्ड एज। अब यहाँ पर ना आपसे पुअर्स की बात की जा रही है, तो इकोनॉमिक्स में जो पुअर है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पुअर का मतलब क्या होता है? जिसके पास रिसोर्सेस कम होंगे और एक तरीके से गरीब है, ठीक है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करोगे तो पुअर होते हैं 3 तरीके के, ठीक है। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। पहला वाला पुअर होता है क्रोनिक पुअर, ठीक है ना। पहला होता है क्रोनिक क्रोनिक पुअर। ये क्या हो गया? वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। देखो, पहला वाला आपका कौन सा हो जाता है? क्रोनिक। दूसरा वाला आपका हो जाता है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट पुअर बोलते हैं। तीसरे वाली जो कैटेगरी होती है पुअर की, ये हो जाती है अपनी चर्निंग पुअर, ठीक है, जो कि आपके सामने लिखा भी हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? चर्निंग पुअर बोला जाता है। अब समझना ये 3 कैटेगरीज में क्या क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं क्रोनिक पुअर की, तो क्रोनिक पुअर होते हैं 2 तरीके के, ठीक है। क्रोनिक पुअर कैसे होते हैं? 2 तरीके के। एक होता है ऑलवेज पुअर, एक क्या होता है? ऑलवेज पुअर। एक होता है आपका यूजुअली पुअर। क्लियर है? ये किसके पार्ट हैं? ये दोनों ही आपकी क्रोनिक पुअर के होते हैं। देन अगर मैं आपसे ट्रांजिएंट पुअर की बात करूं, तो ट्रांजिएंट पुअर का मतलब होता है ऑकेशनल पुअर, ठीक है। ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? ऑकेशनल पुअर। देन जो चर्निंग पुअर होता है वो तो चर्निंग ही है। अब देखो समझना इन तीनों में क्या क्या अंतर होते हैं। जो चर्निंग पुअर है वो कैसा होगा आपका?
ये आपका क्या होगा, कभी कभी तो इसको काम मिल जाएगा, तो जब काम मिला है तब तो उसका पॉवर्टी लाइन के वो ऊपर आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, क्या है, छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनकी क्या होती है, थोड़ी सी जमीन होती है, जब भी उनका खेती हो गई तो वहां पे वो उसको बेच करके उनके पास पैसा आ जाएगा पॉवर्टी लाइन के, वो जैसे ही पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर यहाँ आ जाएंगे। उनका पैसा खत्म हो गया, पैसा ऐसा है नहीं, खेत वगैरह ठीक चल नहीं रहा है, सीजनल है क्योंकि बैड क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है, सोचो क्लाइमेट अच्छा नहीं है, फसल नहीं हो पाई, आपका पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। या फिर सीजनल वर्कर्स हो गए, जैसे फार्म वगैरह, यानी कि जो आपका फार्मिंग होती है, जब फसल उगेगी तभी तो उन्हें काम मिलेगा, है ना, जो फार्म में लेबर्स होते हैं अलग अलग, तो उन्हें क्या होता है, उस सीजन के हिसाब से काम मिलता है। अगर काम नहीं है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे, काम करेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा आएगा और वो खा पी पाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या लिखोगे चर्निंग पुअर में, ये कौन से पुअर होते हैं, चर्निंग पुअर के बारे में एक लाइन लिख लो, दोज पीपल हु रेगुलरली मूव इन और आउट, हु रेगुलरली मूव इन और आउट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन और आउट, क्या करते हैं, इन और आउट मूव करते रहते हैं ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी के कभी नीचे कभी ऊपर, सीजन के हिसाब पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हार्वेस्ट अच्छी आ गई तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो, अगर जब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक नहीं है, और तो वो कब हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सीजनल वर्कर्स भी, इनके साथ भी यही होता है, और जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके साथ भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। देन अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे जो हमारे क्रोनिक पुअर्स हैं, क्रोनिक पुअर्स का मतलब होता है कि हाँ, ये एक एक कैटेगरी होती है जो कि हमेशा गरीब बन के रहे, यानी कि ये क्या होता है, हमेशा गरीब रहते हैं। बट एक कैटेगरी होती है जो आपका यूजुअली पुअर का मतलब होता है सामान्य गरीब। समझ रहे हैं इन दोनों में क्या अंतर है। तो ऑलवेज पुअर में तो वो आ जाएंगे जिनके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि आपके बेगर्स वगैरह हो गए, कुछ भी नहीं है उनके पास, और खाने पीने की भी दिक्कत है, वो हमेशा इसी कैटेगरी में, हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन ये बैठे हुए हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, पुअर कैटेगरी में होते हैं। यूजुअली पुअर का मतलब होता है ये वो लोग होते हैं, ये होते हैं अनस्किल्ड लेबर के लोग, ठीक है ना। अनस्किल्ड लेबर में भी वो लोग जिनके पास बस खाने के लिए पैसा आ रहा है और कुछ चीजों के लिए नहीं आ रहा है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बस खा पी पा रहे हैं नॉर्मल सा खाना, उनका पेट भर रहा है, बहुत कम उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, जो आपके कैजुअल वर्कर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके अनस्किल्ड तो होते हैं, और वो उनके पास में पैसा बस कभी थोड़ा सा आ रहा है या फिर बस हल्का सा उनका काम हिसाब किताब चल पा रहा है, इनको बोला जाता है यूजुअल पुअर। तो इन सभी को मिला के क्या बोल दिया गया, क्रोनिक पुअर। ये लोग क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, ये आपके प्रॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, आपका जब पैदा हुआ कोई इंसान, उससे लेकर के मरने तक वो कब तक है आपका, जब या फिर जिस टाइम तक आप देख रहे हो, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है। ठीक है, और देन अगर हम यहाँ पे ट्रांजिएंट की बात करते हैं, ओकेशनल पुअर की बात करते हैं, तो क्या होता है कि ये वो पुअर होते हैं जो बैड लक के कारण क्या हो जाते हैं, पुअर बन जाते हैं। जैसे कि सपोज करो, ये पहले तो काफी कोई जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस अब डूब गया, अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। तो पहले तो वो ठीक ठाक कैटेगरी में था, वेल ऑफ था, ठीक है ना, कैसा था वो, आपका वेल ऑफ था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसका बिजनेस में पैसा डूबने की वजह से, यानी कि बैड लक की वजह से, क्या हुआ, उसका बैड लक की वजह से अब वो किस में आ गया, पुअर की कैटेगरी में आ गया। तो ऐसे पुअर्स को बोला जाता है ट्रांजिएंट पुअर या फिर ओकेशनल पुअर। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है। तो पुअर की आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो स्मॉल परफॉर्मर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए, जो कि रेगुलरली मूव इन और आउट हो रहे हैं पॉवर्टी से, उनको क्या बोलोगे, चर्निंग पुअर बोलोगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा होता कि कोई पहले वेल ऑफ था, यानी कि पहले उसके पास पैसा था, अब वो क्या है, पुअर है, तो वो कैसा हो जाता, ऑकेशनली पुअर हो जाता। ठीक है, और जो जिंदगी भर आपका पॉवर्टी लाइन के अंदर है, नीचे है, वो क्या होगा, आपका क्रोनिक पुअर कहलाएगा, यानी कि वो हमेशा के लिए पॉवर्टी लाइन के नीचे। तीनों का अंदर समझिए, जैसे पॉवर्टी लाइन है, क्रोनिक वाला हमेशा नीचे, ओकेशनल वाला पहले तो हुआ करता था वेल ऑफ, लेकिन बैड लक की वजह से नीचे गिर गया। थर्ड वाला क्या करते हैं, ये जिगजैग मोशन में चलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, सीजन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पूरी क्लैरिटी आ गई ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27, एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट लीड्स टू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज भी इन्होंने अच्छी बनाई हुई है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, हिंदी में भी समझाता हूं। देखो, एक उत्पाद की बिक्री में अनापेक्षित वृद्धि, ठीक है ना, ये क्या बोला गया है आपसे यहाँ पे, कि एक उत्पाद की, एक क्या बोला है, उत्पाद की बिक्री में अनापेक्षित वृद्धि का कारण क्या बनता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका किसी प्रोडक्ट में, यानी किसी उत्पाद की बिक्री में एक बहुत ज्यादा अनापेक्षित वृद्धि, ठीक है ना, वो किस वजह से हो गया, अगर अनापेक्षित वृद्धि हुई है तो वो किसको लीड करेगी, बेसिकली ये पूछा गया है ना।
तो आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री होता है आपका स्टॉक, ठीक है ना, जो भी आपका स्टॉक है, स्टॉक यानी कि आप जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ऑप्शंस। क्या बोल रहा है कि आपका प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री यानी कि आपने क्या किया हो, नियोजित संचय, न्यू प्लान्ड का मतलब क्या होता है, पहले से प्लान किया है या फिर उसको नियोजित बोला जाता है, एक्यूमुलेशन है संचय, तो नियोजित संचय स्टॉक का, या फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियोजित डिक्यूमुलेशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं विसंचय, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, विसंचय। विसंचय का मतलब होता है खत्म हो जाना, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है आपका कई सारी चीजें आपकी रुक जानी, है ना, यानी कि एक इकट्ठा हो गया, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। सी ऑप्शन है अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री या फिर आपका अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, हिंदी मतलब बता दिया है ऊपर ही। अब समझो क्या बोला है इसने, ध्यान से देखना। कोई आपका प्रोडक्ट है, ये पहले सपोज करो बिकता था आपका प्रोडक्ट, एक महीने में 100 प्रोडक्ट आपके ये बिक जाते थे। ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, हमेशा याद रखना, आपका मार्केटिंग का सब्जेक्ट हो गया, सीआरएम का सब्जेक्ट हो गया, या फिर आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो गया, यहाँ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो काम करती है, आप कितना लॉजिकली सोच पा रहे हो। देखो क्या बोला उसने कि यहाँ पे 100 प्रोडक्ट 1 मंथ में बिका करते थे, तो ये कंपनी जो है वो स्टॉक अपने पास उतना ही रखती होगी ना, कि मैं एक महीने में सपोज करो चलो 110 प्रोडक्ट बना के रख लूं, इतना स्टॉक तो रखती होगी कि पूरा मेरे जो सप्लाई है वो पूरी हो जाए, ठीक है ना, यानी कि मेरी जो डिमांड है उसको मैं पूरा कर पाऊं अपनी सप्लाई से। तो जैसे अगर इसकी सेल्स में इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि जो 100 बिका करती थी ना वो सडन, क्या बोला है, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, अनापेक्षित, यानी कि आपका पहले से कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, तो सडन क्या हो गया, ये 200 बिकने स्टार्ट हो गए। अब 200 बिकने स्टार्ट हो गए तो आपका स्टॉक कैसा हो जाएगा, आपका स्टॉक तो खत्म हो जाएगा, आपको पहले आइडिया भी नहीं था, यानी कि क्या हो गया, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन हो गया आपका, समझ पा रहे हो क्या होगा ये, अगर अनएक्सपेक्टेड है तो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि आपका जो स्टॉक है ना वो प्लान नहीं था और वो आपका खत्म भी हो जाएगा, पूरा का पूरा विसंचय हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। ऐसे क्वेश्चंस को आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से डील करना है। अभी मैं आपको सप्लाई डिमांड के कुछ ग्राफ्स भी दिखा दूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं 28। देखो, इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। अब अगर आपको मैंने मार्केटिंग में जो इकोनॉमी का फ्लो दिखाया था ना मार्केट्स के बीच में, वो ग्राफ अगर आप याद करोगे, वो चार्ट याद करोगे इकोनॉमी फ्लो वाला, तो आप बड़े आराम से इसका आंसर कर पाओगे। तो बेसिकली आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका आर्थिक संदर्भ में जो मध्यवर्ती गुड्स होते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इनको, मध्यवर्ती गुड्स का मतलब माल, ठीक है। तो किसको हम ये बोलते हैं, पहला है गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। सेकंड ऑप्शन है गुड्स इन ट्रांजिट, यानी कि जो आपका गुड्स इन ट्रांजिट को बोला जाता है पारगमन वैसे हिंदी में, तो बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर्स, प्राइस ऑफ गुड्स विदाउट जीएसटी, या फिर आपका फिक्स्ड एसेट यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई आपको जब भी इंटरमीडिएट गुड्स दिखाई दे तो इसके सबसे पहले तो 3 नाम इसके होते हैं। इसी को बोला जाता है प्रोड्यूसर गुड, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर गुड भी बोला जाता है, लेकिन अक्सर जब प्रोड्यूसर गुड लिख के आता है तो बच्चे इसका आंसर अपना इसको गैस कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए अब ये दिया नहीं जाता। या इसको ये भी बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो बेसिकली ये कौन से गुड होते हैं जो कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को बेचती है, जिससे कि उसका क्या किया जा सके, उसका या तो आप फर्दर यहाँ पे क्या करो, प्रोडक्शन कर दो। यानी कि अगर सेमी फिनिश्ड गुड प्रोवाइड किया, सपोज करो यहाँ पे फोन्स है, तो फोन का मैंने क्या किया, फोन आधा जैसे चाइना से काफी सारे पार्ट्स आते हैं ना, बट इंडिया में क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, आपका इंटरमीडिएट गुड्स आ रहा है चाइना से, फिर उसको असेंबल करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब सुनना ध्यान से, वही गुड जब आपका जैसे कि सपोज करो ये सेलर है, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका सेलर हो गया, और इसने आपको ये आपका घर है, ये आपका घर है बढ़िया ए करके ये बना हुआ है, इसने उस सामान को पैक करके भेज दिया। अब ये जो सामान आपका आ रहा है पैकिंग के बाद और आपको अभी मिला नहीं है, तो इसके बीच में जो आपका गुड होता है उसको बोला जाता है गुड इन ट्रांजिट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, गुड्स इन ट्रांजिट, बेसिकली क्या बोलते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, या इसका जो एक और नाम है उसे बोला जाता है ट्रांजिट इन्वेंट्री, ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिट इन्वेंट्री भी इसको बोला जाता है। क्लियर है। देन आपका आता है गुड्स इन ट्रांजिट, आपको क्लियर हो गया क्या होता है।
अब देखो इसमें लिखा भी है बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के पास जब तक वो नहीं पहुंचता, कहां से, जब वो उसको पैक करके बेच दिया गया है उसके बाद से लेके वो जो आपका कस्टमर तक पहुंचने का टाइम है, उसके बीच में जब ये होता है ना, इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिट इन्वेंट्री बोल देंगे। अब तीसरा ऑप्शन आपको दिया है प्राइस ऑफ गुड्स विदाउट जीएसटी, यानी कि जीएसटी हटा के जो प्राइसिंग होती है वो। तो आपको पता है जीएसटी हटा के जो प्राइसिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ग्रॉस प्राइस। ठीक है ना, अगर आपसे कभी पूछे कि प्राइस ऑफ गुड्स विदाउट जीएसटी, जीएसटी यानी कि कोई भी टैक्स, अगर किसी प्राइस पे कोई भी टैक्स नहीं लगा हुआ है तो उससे पहले उसे कहा जाता है ग्रॉस प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइस बोलते हैं। देन आपका फिक्स्ड एसेट यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, ये हो गया। तो बेसिकली आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए वाला, गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल, या तो आप उसका क्या करो, रीसेल करा दो। अब रीसेल वाला कंसेप्ट याद आ रहा है क्या, कहां पे होता है, जो मैंने आपको प्राइवेट ब्रांडिंग बताई थी। प्राइवेट ब्रांडिंग में क्या होता है, जो मैंने आपको ब्रांडिंग समझाया था, उसमें कोई ना कोई कंपनी अपना लेके आती है, उसमें हम अपना ठप्पा चिपकाते हैं अपने स्टोर का और उसे बेच देते हैं किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद के। तो यही आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड होते हैं सारे के सारे। ठीक है, इसको आप चाहे प्रोड्यूसर गुड बोल दो, चाहे सेमी फिनिश्ड गुड्स बोल दो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ, देखो यहाँ पे, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस विच इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड। अब इसको समझना पड़ेगा, डिमांड के क्या क्या टाइप होते हैं, हम समझा दूं क्या इसको एक बार, देखो। तो देखो जब भी हम यहाँ पे अपना इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास 7 टाइप की डिमांड निकल के आती हैं, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2020 में, नहीं 2019 में पूछा गया, जो आपका 2020 में हुआ था। तो टीसीएस जो है काफी अच्छे क्वेश्चंस डाल रहा है इकोनॉमिक्स के, ऐसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी है कि थोड़ा सा चेंज करके आपको किसी एक टाइप ऑफ डिमांड से क्वेश्चन मिल जाए। सबसे पहले तो डिमांड का आपका कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की, पता होना चाहिए कौन कौन सी। एक होती है आपकी ज्वाइंट डिमांड, देखो पहली हो जाती है आपकी ज्वाइंट डिमांड। सुनते जाना बड़े ध्यान से, कौन सी डिमांड क्या होती है, यहीं पे आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना, झंझट ही खत्म करते हैं ये वाली। तो ज्वाइंट डिमांड का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मुझे डिमांड है एक, यानी कि मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट खरीदना था, लेकिन उसके साथ में मैं कोई ना कोई यहाँ पे क्या लेके आ जाऊँ, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट लेके आ जाऊँ। ठीक है, क्या लेके आ जाऊँ, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि आप ब्रेड एंड बटर, आपने देखा होगा ब्रेड लेते हैं तो उसके साथ हम ब्रेड को किससे खाएंगे, बटर से खाते हैं मोस्टली जो है। तो ब्रेड के साथ बटर हम ले रहे होते हैं, तो डिमांड किसकी थी, बेसिकली ब्रेड लेने गए थे, लेकिन वहां पे आपका जो ज्वाइंट डिमांड पैदा हो गई, किसकी हो गई, बटर की हो गई। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल है उनसे समझो। तो बेसिकली ज्वाइंट डिमांड में क्या हो जाएगा आपका, डिमांड फॉर, ये होती है आपकी डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और सर्विसेज, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कि जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसकी डिमांड पैदा हो जाना। आप अगर टीवी खरीदोगे, टीवी के साथ आपका केबल कनेक्शन की डिमांड, ज्वाइंट डिमांड पैदा होगी, है ना। टीवी में आप क्या देखोगे, अपना शक्ल तो देखोगे नहीं, तो उसमें केबल लगवानी पड़ेगी कोई ना कोई। ठीक है, तो ये क्या है, ज्वाइंट डिमांड्स होती हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक होती हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना कि ये एक दूसरे से लिंक तो होती है, यानी कि लिंक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एक खरीदा तो मैं दूसरा खरीदूंगा ही खरीदूंगा। लिंक है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट अक्सर कई लोग मिस कर जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि लिंक होते हैं, यानी कि ब्रेड एंड बटर लिंक्ड है, टीवी एंड केबल जो है वो लिंक्ड है। अब हो सकता है कि मैं टीवी में डीवीडी लगा के देखूं, मैं पुराने जमाने का हूं भाई, ठीक है, मैं 90s के टाइम का हूं, मैं डीवीडी लगा के देखता हूं, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। तो बस यही है कि आपस में लिंक होते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो लिंक हो गए, बट नेसेसरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है मैं ब्रेड कैसे ही खाता हूं, मैं ब्रेड मिल्क के साथ खाता हूं, मेरा मन। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ज्वाइंट डिमांड बोला जाता है। देन आपका सेकंड नंबर की जो डिमांड निकल के आती है, सेकंड नंबर पे होती है कंपोजिट डिमांड। ठीक है, क्या हो जाती है हमारी, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का क्या मतलब है, देखो जब आपका एक ही प्रोडक्ट की क्या हो, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ, स्टील है, ठीक है, स्टील जो होता है, स्टील का यूज बहुत सारी चीजों में किया जाता है। इसका यूज आप बकेट बनाने में कर सकते हो, स्टील का यूज टैंक बनाने में किया जा सकता है, स्टील का यूज बेड बनाने में, बेड यानी कि जो बेड के वैसा बेड होता है ना, जो इधर उधर ले जा सकते हैं, उसमें कर सकते हैं हम। और स्टील का यूज आपका कुछ कंटेनर्स बनाने में किया जा सकता है, आपका बाइक बनाने में किया जा सकता है, बाइसिकल बनाने में किया जा सकता है। तो एक चीज एक है, उसके एक यूजर्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो उसको उसको क्या बोला जाता है, आपका कंपोजिट डिमांड। क्या लिखोगे, व्हेन देयर आर मल्टीपल यूजर्स या फिर यूजर्स लिख दो, फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट,
फॉर अ सिंगल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि अब जैसे स्टील है, तो स्टील के यूजेस में अब क्या हो गया, सपोज करो यहाँ पे बकेट का यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, या फिर ऐसा सपोज करो वॉर की कंडीशन आ गई, तो जैसे ही वॉर की कंडीशन आएगी तो आपका टैंक वाला जो यूज है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टील यूज होने लगेगा। जब बहुत ज्यादा स्टील आपका इस वाली टैंक में यूज होने लगा, तो इसका कहीं ना कहीं फर्क किस पे पड़ेगा, जो कंटेनर है वो कम बनेंगे, बाइसिकल कम बनेगी, बाइक कम बनेगी, बकेट्स कम बनेगी, क्योंकि अब आपका जो स्टील है, स्टील सपोज करो 100 था, इस 100 में से आपका 20 जाता था सब में, लेकिन अब टैंक ही बनने में आपका 80 चला गया, तो बाकी सब पे फर्क तो पड़ेगा ना। तो इसमें आपका कंपोजिट डिमांड में क्या होता है, जैसे अगर एक यूज जो एक पर्टिकुलर यूज है उसमें अगर ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ जाए तो बाकी सबकी सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इट इज द क्या होता है, ये आपका कंपोजिट डिमांड होती है इकोनॉमिक्स में। देखो यहाँ पे आपका ये लिखा भी हुआ ऑप्शन सी में, कंपोजिट डिमांड क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाली जो आपकी टाइप ऑफ डिमांड होती है थर्ड नंबर पे, कहाँ लिख दूं अब, थर्ड नंबर पे जो आपकी डिमांड होती है उसे कहते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड, ठीक है। कौन सी होती है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड। लॉन्ग रन, ये RUN लिखा हुआ है, किसी ने कहा सर राइटिंग समझ नहीं आ रही, बहुत गंदी राइटिंग है, वही उल्टा लटका दूंगा आके, ठीक है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसमें आपकी टीवी है, ठीक है, आप टीवी प्रोवाइड करते हो, और उस टीवी में वही फीचर्स के साथ आपने क्या किया, प्राइस को सडन चेंज कर दिया, ठीक है। क्या किया आपने, इसकी प्राइसिंग बढ़ा दी। आपने अब इसकी जो प्राइसिंग बढ़ाई है, तो लोग इससे इमीडिएटली कैसे रिएक्ट करेंगे, उसे बोला जाता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली अब सुनना, शॉर्ट रन तो आपको समझ में आया कि आपका जो कस्टमर है वो इमीडिएटली कैसे इस पे एक्ट करेगा। लॉन्ग रन का मतलब क्या हो जाएगा, सपोज करो इसका एग्जांपल देता हूं कि आपका क्या हुआ, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है, उस प्रोडक्ट की जो कीमत है, उसकी जो बेसिकली डिमांड है वो बहुत गिर गई है। अब जब डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई है, तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, जो आपका प्रॉफिट है वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो छोड़ो, कहीं नुकसान ना हो जाए ये मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, और जो मेरे लेबर चार्जेस लग रहे हैं वो तो बराबर ही लग रहे होंगे ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लॉन्ग रन में धीमे धीमे अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसको कम करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जब डिमांड कम हुई है, तो इसकी डिमांड कम हुई है, तो या तो आप क्या करो, सप्लाई को कम करो, ठीक है ना, सप्लाई को कम करो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसकी प्राइसिंग को कम करो, सो दैट इसकी क्या बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए। दो फैक्टर्स, तो डिमांड, अब प्राइसिंग तो आपको कम करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सप्लाई कम कर दोगे, लेबर को कम कर दोगे अपना लॉन्ग रन में, या फिर लेबर की जो आप यहाँ पे पैसा देते हो वो पैसा कम देने लग जाओगे। इसी को बोला जाता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। एग्जाम्पल याद रखना, ये ऐसे ही पूछा जाता है, डेफिनेशन कुछ नहीं होती इसकी। फोर्थ नंबर पे आपका आ जाती है जो प्राइस डिमांड, ठीक है ना, ये क्या हो जाती है हमारी प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब क्या होता है बेसिकली, समझो इसको भी। इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो एक गिवन प्राइस पे कोई प्रोडक्ट निकाला गया, ठीक है, उस प्रोडक्ट में कुछ प्राइसिंग है, उस प्राइसिंग पे एक कस्टमर कितना अमाउंट ऑफ पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, इसको बोला जाता है प्राइस डिमांड। और बेसिकली यहाँ पे अब थोड़ा ग्राफ का यूज होता है, तो उस डिमांड को आप बस अभी लिख लो, कल की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि सप्लाई और डिमांड के जो कर्व्स हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं, इसके ग्राफ कैसे काम करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, 2019, 20 और 21 के एग्जाम्स में भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। तो खैर वो दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ समझो क्या बोला जा रहा है कि आपका किसी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उस पे एक जो कंज्यूमर है वो कितना पैसा खर्च करने को तैयार है। इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो जैसे कि इससे क्या हेल्प मिलती है, बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस है, वो न्यू प्रोडक्ट निकालेगा, तो उसे आइडिया पता चल जाएगा कि मैं जब अपना अगला प्रोडक्ट निकालूं तो क्या प्राइसिंग पे निकालूं कि कस्टमर उसको खरीद ले। ये होती है प्राइस डिमांड, यानी कि प्राइस के हिसाब से उस वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ेगी घटेगी। जैसे कि आप देखते हो, ये जो आप व्हील को देख लो, ये जो बहुत सारे डिटर्जेंट आते हैं, क्या बोलते हैं, 54 का आता था, अब आता है आपका ये 50 रुपीज का, पहले 58 का आता था, 52 का आता है। क्या है ये, कुछ नहीं है, वो लोग हल्का सा वेट कम इधर उधर करते हैं, देखते हैं कि पिछली बार हमारी जो प्राइसिंग के हिसाब से डिमांड कितनी रही थी, तो उस हिसाब से हमें अपनी प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी, प्राइसिंग को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, उस प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड बढ़ जाए हमारे प्रोडक्ट की, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। समझ में आ गया क्या, फटाफट से हाँ बोलो। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाली आपकी होती है इनकम डिमांड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, इनकम डिमांड बोलते हैं। इनकम डिमांड का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है कि जैसे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना, क्या होता है आपका कंज्यूमर्स, कुछ क्या होगा, अब इस कंडीशन को ध्यान से समझना आप लोग। तो जैसे कि अब ये जो कस्टमर है, कंज्यूमर की जगह कस्टमर नहीं, कंज्यूमर वर्ड जो हमें यहाँ पे यूज करना बेटर होगा। देखो आप कंज्यूमर हो, आप आज के टाइम के हो, आज के टाइम के हो आप ए, और सपोज करो आपकी जॉब लग गई, बढ़िया आपने कमाई कर लिया, आपका बैंक बैलेंस हो गया 20 लाख का, और ये हो अब आप बी, ठीक है ना, बदले हुए इंसान हो ना, पैसा आने के बाद बदल गए हो। तो अब देखो,
ये जो आप ए थे, आपके पास इनकम कुछ थी नहीं, आपको जो मिल जाए लो क्वालिटी का उसे ले लो और फिर साइड करो। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका टेस्ट कैसा होता गया, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ती गई, आपका टेस्ट बढ़ता गया आपकी इनकम बढ़ने के साथ। इट मीन्स कि अब आप कैसे प्रोडक्ट को यहाँ पे रेफर करोगे, जो आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है। सस्ते मध्य आपको यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए नहीं है, अब तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो क्या हुई, बढ़ेगी। अभी आपके अंदर कोई डिमांड है क्या? डिमांड होगी भी तो उसे अंदर दबा के बैठे होगे, है ना। फिर आपका जब आपकी बढ़िया जॉब वगैरह लग जाएगी, कमा लोगे, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, अरे मैं ऐसा भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की जब डिमांड हमें देखने को मिलती है उसे बोलते हैं इनकम डिमांड। यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या होता है कि जो आपका लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा कहीं पूछे कि कौन सा ऐसा डिमांड का टाइप है जिसमें लो क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है, कौन सा वाला है वो, इनकम डिमांड। बिकॉज आपकी इनकम बढ़ रही है। अब सोचो अभी आप यूज करते होगे 7 to 8, चलो ये तो ज्यादा नीचे कर दिया, 10,000 का आप स्मार्टफोन अगर यूज करते हो, जो लोग ज्यादा का यूज करते हैं समझ लो 10 का ही करते हो, ठीक है, 15-20 का भी यूज करके कुछ उखाड़ नहीं लिया। देखो बी वाला, अब आप जब यहाँ पे बैठे हुए हो तो आप क्या करोगे कि आपकी 10 to 20,000 का फोन तो लेना नहीं चाहोगे। आप यहाँ पे जो हाई क्वालिटी फोन्स होंगे, आपका आईफोन वगैरह हो गए, वही लोगे, ठीक है ना, 70 to 80,000 का आराम से। तो क्या हुआ, यहाँ पे लो क्वालिटी की डिमांड घट गई, हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ गई, ठीक है। समझ में आती है क्या इतनी सी बात? ये 5 हो गए। देन सिक्स्थ वाला देखो, देखो यहाँ पे आपने ये समझ लिया, इनकम समझ लिया, कंपोजिट समझ लिया। अब आपके दो ये बचे हैं, डायरेक्ट वाला और डिराइव्ड वाला। सिक्स नंबर पे आपका हो जाता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इसको जो है आपका इसको बोला जाता है ऑटोनोमस डिमांड भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस डिमांड भी इसको बोला जाता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जैसे कि जो आपका फाइनल गुड है, यानी कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड है, इसकी डिमांड होती है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि इसके साथ में, जैसे कि आपने देखा ज्वाइंट वाले में क्या है, एक के साथ एक की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होता है, जैसे आपके क्लॉथ है तो आप क्लॉथ में क्या लोगे, उसका जो फाइनल गुड है वो लोगे। आपका फूड हो गया, फूड में आप क्या लोगे भाई, आपका जो फूड तो चलो छोड़ो, इसमें इंटरमीडिएट भी ले लेते हैं। आपका क्लॉथ हो गए, मोबाइल्स हो गए, ठीक है। मोबाइल्स में आप ऐसा लोगे क्या कि आपका आधा बना बनाया मोबाइल है, दे दो मैं खुद असेंबल कर लूंगा, ऐसा तो नहीं लेते हो ना। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है, गुड नहीं होता, ये गुड्स ही होता है हमेशा, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है एस के साथ। तो क्लॉथ या मोबाइल आप जो भी लेने वाले हो, ये फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लेते हो। इस तरीके जो डिमांड होती है फाइनल प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, डिमांड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। इसको आप ऑटोनोमस डिमांड भी बोलते हो। नाउ ये जो आपको कहाँ चला गया, डिराइव्ड डिमांड दिख रही है, एक बार मैं यहाँ से ये सारी चीजें हटा देता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो देखो अब आपकी होती है डिराइव्ड डिमांड, ये आ गया आपका, ड्रॉ लेते हैं ड्राइव्ड डिमांड। देखो ड्राइव डिमांड का मतलब होता है कि ऐसी डिमांड पैदा होना, यानी कि आप किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हो, समझना बड़े ध्यान से। बट उस प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की यहाँ पे क्या डिमांड, क्या पैदा हो रही है भाई, डिमांड। उसको बोला जाता है डिराइव्ड डिमांड। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप पेंसिल यूज करते हो ना, सपोज करो पेंसिल का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हो जाए, पेंसिल बहुत ज्यादा यूज करने लग जाओ, तो किसकी डिमांड बढ़ेगी अल्टीमेटली, पेंसिल में आपका वुड यूज होता है, पेंसिल में आपकी ग्रेफाइट यूज होती है, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी अल्टीमेटली, वुड और ग्रेफाइट की डिमांड बढ़ेगी। तो बेसिकली यही होता है आपका डिराइव्ड डिमांड। क्या लिखोगे कि इट इज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, इट इज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, ये किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड होती है, दैट कम्स फ्रॉम द यूजेस ऑफ अदर्स, दैट कम्स फ्रॉम द यूजेस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो लेकिन डिमांड दूसरे की पैदा हो रही है। अब यहाँ एक चीज और समझना, आपको लगेगा सर ये तो ज्वाइंट जैसा हो गया। ज्वाइंट और डिराइव्ड में डिफरेंस क्या होता है कि जो डिराइव्ड डिमांड होती है, इसमें जो डिमांड बढ़ रही है वो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट की बढ़ती है, ठीक है। किसकी बढ़ती है, इंटरमीडिएटरी। अब याद आ रहा है इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट क्या होता था। तो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट यानी कि आपका ग्रेफाइट है, वुड, या फिर आपका सेमी, आपका सेमी वाली फॉर्म में है तो वुड का आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। जबकि जो ज्वाइंट डिमांड होती है उसमें मैंने आपसे बात करी ब्रेड एंड बटर की। तो जो ब्रेड और बटर है ये दोनों कैसे हैं, फाइनल गुड है, दोनों कैसे हैं, फाइनल गुड्स है ना। तो जब आपका दो फाइनल गुड्स की डिमांड पैदा हो, यानी कि ब्रेड क्या है, एक फाइनल गुड्स है, इसकी वजह से बटर की डिमांड बढ़ रही है, विच इज ऑल्सो अ फाइनल गुड्स, तो ये क्या होगा, ज्वाइंट डिमांड होगा, ठीक है ना, दोनों में लिंक है। लेकिन जब हम डिराइव्ड डिमांड की बात करेंगे तो इसमें ही यूज होता है आपका इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट, और डिमांड किसकी बढ़ती है, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है।
अरे बोलो हाँ फटाफट से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस। यहाँ पे किसी कमोडिटी या सर्विस की डिमांड विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिमांड फॉर समथिंग एल्स, यानी कि आप किसी और की डिमांड कर रहे थे, उस वजह से आपका कमोडिटी या सर्विस की डिमांड बढ़ गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको देखो चार ऑप्शन दिए हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए? डिराइव्ड ही होना चाहिए ना, तो आपका डिराइव्ड आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आपका ये लगा देता कि इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है और आपको ऑप्शन दोनों दे देता, डिराइव्ड भी दे देता और आपको यहाँ पे जो लिंक प्रोडक्ट था वो भी दे देता, ठीक है, तो आपको वहां पे राइट आंसर अगेन डिराइव करना होता, बिकॉज उसने स्पेसिफाई कर दिया इंटरमीडिएटरी, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपको वो डिफाइन करेगा इंटरमीडिएटरी करना है कि आपको ये अपना जो फाइनल है उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए डिमांड से। अब मैं आपको कल डिमांड और सप्लाई के जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ होते हैं, अलग अलग कर्व्स होते हैं, वो ग्राफ एंड कर्व्स ही करा दूंगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा और ये सारी जो डिमांड एंड सप्लाई हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट से हाँ बोलो। तो आपको ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। एंड देखो यार, मैं आपके साथ एंड तक लगा हुआ हूं, तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि एंड तक आपको जितना हो सकता है वो सब प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप भी बहुत मेहनत करो अच्छे से। और मार्केटिंग में कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रहा है करानी चाहिए, लेकिन वो बस उन बच्चों के लिए ही है, जैसे कि आपका अलग मैट्रिक्स हो गई, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगी, तो वो मैं एक क्लास डाल दूंगा कभी भी आपका एक दो दिन में, वो देख लेना। वो बस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सारा कंप्लीट कर लिया है, सीआरएम रिवाइज कर लिया, मार्केटिंग रिवाइज कर लिया। जिन्होंने नहीं किया, जो अभी भी अपना पीछे के कंप्लीट करने में लगे हैं, वो मत देखना उस क्लास को बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज है और वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सीआरएम का भी लास्ट करा दूंगा, टैगलाइंस भी करा दूंगा, ठीक है। टैगलाइंस के लिए क्या करता हूँ, अभी आपका जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज आई है उसकी लिस्ट बनी है, उसमें इंडियन कंपनीज है ग्लोबल वाली में, और कुछ अमेरिका वाली की 500 की लिस्ट है, उसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज निकालते हैं, फिर कराता हूँ उसका, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं यार, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मैंने एफर्ट्स डाले हुए हैं आप लोगों के लिए, और अगर अब आप लोग गड़बड़ करोगे ना, तो ये समझ लो कि आप बिल्कुल मेरी पूरी की पूरी मेहनत को डुबा दोगे, ठीक है। तो एक एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना इस टाइम पे। आप लोग ग्रुप्स पे मत लगे रहा करो, आपस में लड़ते रहते हो, मैं देखता हूँ। क्यों लड़ते हो भाई? अपना काम करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, आपके लड़ने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जिनके मुझे मैसेजेस आते हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनका एक सिंगल मैसेज नहीं दिखता मुझे ग्रुप्स वगैरह पे। पता नहीं, ऐसे लगे रहते हो आपस में, कुछ डाउट आया है तो आपस में डिस्कस करो, समझ आता है, ठीक है। तो ये सब करो एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। और एक बात हमेशा याद रखना, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की हुई है, आपने मेहनत की है, आपको पता है आपने मेहनत की है, और जिस बच्चे ने मेहनत की है उसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और जिसने की हुई है ना उसे ऑटोमेटिकली डर नहीं लगता है, ठीक है। डरता वही है जो चोरी करता है, समझ रहे हो? डर उसको लगता है जिसने कुछ किया नहीं है, उसे डरना नहीं चाहिए, और उसे डर लगता भी नहीं है। तो आपने अगर मेहनत करी है तो आपको मेहनत से आपको क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, आपने चीजें सीखी है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसको रिवाइज करके रखा है, कोई डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नर्वसनेस आ सकती है, तो नर्वसनेस आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नर्वसनेस आना तो ऑटोमेटिक ही है ना, ये तो सबको आती है। जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं सबको नर्वसनेस आती है, किसको नहीं आती? हाँ, मोदी जी को भी आती होगी जब पहली बार भाषण देने उठे होंगे, लेकिन अब देखो दनादन देते हैं ना, ठीक है। तो बस करिए इन सब चीजों को, एंड एंड करूंगा इस सेशन को, आप अच्छे से पढ़ो और चीजें रिवाइज करते रहो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा बीच बीच में। एंड करो मेहनत यार, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।